हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका स्टैटिक एरर कांस्टेंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी बनती है। यहाँ पे मैं कंफर्म करके पहले ही बताता हूँ ये आपकी कौन सी एग्जांपल बनती है। एग्जांपल नंबर 7.4। ठीक है, फिर से देखें, मैं मेंशन करना भूल गया। जब टॉपिक का नेम लिखता हूँ तो मैं अक्सर ये भूल जाता होता हूँ। 7.4 ठीक है, ये आपकी एग्जांपल है। तो देखें वो कह रहा है कि फॉर ईच सिस्टम इवेल्युएट स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स, यानी कि सब यहाँ पे जितने भी आपको सिस्टम गिवन है उसमें आपने क्या करना है कि स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स को इवेल्युएट करना है, यानी कि मालूम करना है। फाइंड द एक्सपेक्टेड एरर, और एक्सपेक्टेड एरर निकालने हैं फॉर स्टैंडर्ड स्टेप रिस्पांस, रैंप रिस्पांस एंड पैराबोलाज रिस्पांस। मतलब कि रिस्पांसेस का मतलब था इनपुट्स जो आ रही हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले तो आप इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करते थे जो आपको याद हो। जिन बच्चों ने सही तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स लिए उन्हें पता होगा। ई की पावर इन्फिनिटी लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, ये भी हमने बच्चों वहाँ पे क्या किया था, ये हमने डिराइव किया था फार्मूला। ऊपर रिस्पांस होता था और बटे में 1 प्लस गेन होती थी। ये आपके पास वो मेजर फार्मूला था जिसके थ्रू हम इनके आगे फार्मूलाज को डिराइव करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारे पास एक्सपेक्टेड कह लें स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स आ गए, तो तब हम इस फार्मूले को और मजीद शार्ट फॉर्म में ले गए। देखें किस तरह से। ये बच्चों असल में ना ये 3 शेप्स ड्रा हुई थी, तो वो ज़्यादा मेरा कह लें यहाँ पे एरिया कवर हो जाता। उससे मैंने बेटर पता क्या किया, सेम शेप है बस हर एक में गेन अलग है। फर्स्ट में ये वाली गेन है, सेकंड में ये वाली गेन है, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर ही हमें 3 क्वेश्चन गिवन है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की मदद से, देखो ये मेरी गेन है अब G1 ऑफ S। तो मैं यहाँ पे बच्चों आपको पता है हम क्या करेंगे, हमने निकालने हैं पैराबोला स्टेप और रैंप रिस्पॉन्सेज। तो उनके लिए मुझे क्या क्या चाहिए बच्चों, मुझे उनके लिए ये वाले 3 कांस्टेंट चाहिए, के पी, के वी और के ए। ठीक है, चले मैं आपके लिए एक दफ़ा यहाँ पे ना बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में टोटली तौर पे सब चीज़ों को बयान नहीं था किया। ये पहली जुज़ हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 कांस्टेंट हम मालूम करेंगे और दूसरे नंबर पे आपको याद होना चाहिए। फिर इस लिहाज से जो एरर बनेगा ना, यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स का जो एरर होगा इन्फिनिटी पे, वो फिर बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। ठीक है, ये इस तरह से उसका फार्मूला डेवलप हो जाएगा। और बाकी जो 2 फार्मूले बचते हैं, यानी कि ई रैंप और दूसरा ई पैराबोला, वो इस तरह से हो जाता है फिर बच्चों 1 डिवाइडेड बाय के वी। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है। और ई अपना जो लास्ट में पैराबोला, यार मैं पी सिर्फ लिख रहा हूँ इसके लिए, अभी नीचे जब जाएंगे फिर आपको सही तरीके से प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। 1/k एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि बच्चों देखो जो रैंप का रिस्पॉन्स होता है ना, वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है। स्ट्रेट लाइन मीन्स लीनियरली जा रही होती है। जिस तरह से आप एक्स एक्सिस यानी कि टाइम को बढ़ाते जाते हो, वैसे ही वो भी बढ़ती जाती है। तो ये एक ऐसी चीज है जैसे कि वेलोसिटी जो है आपकी कांस्टेंट है, यानी कि एक ऐसी चीज जिसमें आप स्पीड, यानी कि एक स्पीड के साथ एक बंदा चल रहा है किसी डायरेक्शन में। जब बच्चों स्पीड चेंज होती जा रही है, यानी कि वक्त के साथ स्पीड बढ़ती जा रही है। चेंज इन स्पीड, चेंज इन कह लो पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जब बात आती है ना एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के केस में आ जाता है चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता है इसके केस में। मैंने आपको ये सारे बेसिक लेक्चर दिए हुए हैं, जिन्होंने बेसिक नहीं लिया वो अब मारे जाएंगे। मारे नहीं जाएंगे, रट्टा लगाने बैठ जाएंगे, ये क्या कहा जा सकता है। तो यार वो लेक्चर लेके आओ, अदरवाइज यार आपकी बेसिक ठीक नहीं है, आप यहाँ पे अपनी बिल्डिंग को नहीं खड़ा कर सकते। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं यार, काफ़ी टाइम हमने वेस्ट कर दिया। अब पहले हम ये तीनों बच्चों, ये वो स्टैटिक एरर कांस्टेंट है जो हमने पहले मालूम करना है। फिर हम स्टैंडर्ड स्टेप और रैंप और पैराबोला इनपुट्स फाइंड आउट करेंगे इनकी मदद से, इन फार्मूलाज की मदद से। तो देखें के पी पहले मैं मालूम करने लगा। के पी का फार्मूला था बच्चों हमारे पास लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एस, ये वो फार्मूला था। तो देखो फर्स्ट जूस के लिए कर रहे, तो यहाँ पे फर्स्ट जूस में G1 ऑफ S हमारे पास गेन है, तो यहाँ पे G1 ऑफ S आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है। अब जहाँ जहाँ S है इसके अंदर वहाँ वहाँ जीरो पुट हो जाएगा जब लिमिट अप्लाई होगी। देखो लिमिट S अप्रोचेस टू जीरो है, तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। 0 + 2 आ गया, 0 + 5 आ गया, और बटे में बच्चों 0 + 8 आ गया, 0 + 10 आ गया, फिर 0 + 12 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, देखो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो तो 500, और फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, मैं वैसे ही चेक कर लेता हूँ कितना आता है। 5.208 बच्चों ये आता है। ठीक है, 5.208। अब के पी आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आप के वी फाइंड आउट करोगे। के वी को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है आपको याद होगा, मैंने बताया था के पी बच्चों ये ऐसे ही था जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, यानी कि सिंपल सिर्फ के होता है। और के वी ऐसे ही है जैसे वहाँ पे डैम्पर था, डैम्पर के केस में क्या होता है, एक डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव की वजह से एक एस जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे गेन के साथ बस एक एस का इजाफा हो जाएगा।
तो मेजर फार्मूला केवी का ये है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट गेन है तो फर्स्ट गेन के लिए एस जी1 आ जाएगा। तो देखो बच्चों यार सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जी1 ऑफ एस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये जी1 ऑफ एस में लिमिट पुट करने से नंबर आता है। लेकिन ये जो एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एस जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देखो जरा गौर कीजिएगा, एस की जगह जब मैं यानी ये लिमिट सारी अप्लाई करूंगा, एस की जगह जीरो पुट होगा इस वाले एस की जगह, और जी1 के अंदर भी एस की जगह सबकी जगह जीरो पुट हो जाएगा, और वो नंबर मुझे क्या देगा 5.208। और जब हम ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर जीरो ही आएगा। तो अब लास्ट में मैं निकालता हूं यहाँ पे के ए एक्सलरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो। तो मैंने बोला था एक्सलरेशन के केस में डबल डेरिवेटिव होता है, दैट्स वाई फिर गेन के साथ दो यानी कि एस की पावर स्केयर मल्टीप्लाई होती है। तो जी1 ऑफ एस ऐसे आ जाएगा। और इसका भी रिजल्ट देखो बच्चों सेम टू सेम वही केस है। अब एस स्केयर जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो एस स्केयर की जगह अब मैं ना आपको काफ़ी इजी करके समझा रहा हूँ। देखें एस स्केयर यहाँ पे जब हमने कह लो जी1 ऑफ एस का हमारे पास आंसर मौजूद है जो कि 5.208 है, ठीक है। और एस स्केयर की बात करूँ तो एस स्केयर की जगह जब हम लिमिट अप्लाई कर चुके होंगे, यहाँ पे जीरो का स्केयर आ चुका होगा, तो ये भी जीरो ही आने वाला है, ठीक है। के वी के ए सब का आंसर सेम आ गया। अब देखें ये तीनों आपने जब मालूम कर लिए उनमें पुट करें और फर्स्ट यानी कि अपना क्लियर कर लें। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके सामने बच्चों मैं ई स्टेप रिस्पॉन्स का आंसर लिखने लगा, क्योंकि यार फार्मूले आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं तो आप पुटिंग कर सकते हो, ठीक है। पुटिंग करना अब इतना कहने के आपके लिए दुश्वारी तो नहीं है कि आप वो भी ना कर सको। देखो 1 डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस दिस वैल्यू 5.208। तो यानी आप इसको इशारिये में भी रहने दे सकते हो और इसका डिवीजन करके यानी कि आंसर भी लिख सकते हो। तो बच्चों इसका आंसर आता है 0.161, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम ई रैंप निकालेंगे, यानी कि केवी की मदद से ई रैंप आ जाएगा, ई रैंप इन्फिनिटी। तो देखो बच्चों 1 डिवाइडेड बाय केवी था, केवी की वैल्यू 0 और ये आ गया 1/0। और ये आप जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आता होता है, अनडिफाइंड नंबर। और उसके बाद लास्ट में बात करूं अगर मैं किसकी रैंप के बाद पैराबोला की, तो पैराबोला का आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय के ए, यानी कि एक्सलरेशन कांस्टेंट वो भी 0 आया हुआ है, तो ये भी हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जूस सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि सेकंड जूस। अब इसमें भी बच्चों वैसे ही आपने क्या करना है, पहले नंबर पे केपी फाइंड आउट करोगे तो इसमें G2S वो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। केपी मैं आपके सामने फाइंड आउट करने लगा हूँ। देखें लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, फार्मूला सेम टू सेम ही है, बस अब G2 ऑफ एस आ गया, ठीक है बच्चों इसके केस में। अब देखें वहाँ पे G2 ऑफ एस बच्चों क्या है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि जहाँ जहाँ ऐसा वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना, जीरो पुट कर देना। तो देखो क्या आ जाएगा 500 इंटू 0+2 इंटू 0+5 इंटू 0+6 डिवाइडेड बाय 0। देखो एस 0 होगा और इंटू 0 पुट कर भी दो तो 0 से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो सारा 0 हो जाता है, बटे में टोटली 0 आ गया। तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो केपी तो आपका इन्फिनिटी आ गया। अब केवी निकाल के देखते हैं। केवी के केस में क्या आ जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, तो साथ में आ जाएगा एस, बस एस G2 ऑफ एस, ये ऐसे आ जाएगा। देखो बच्चों अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास ये फार्मूला था ना G2 ऑफ एस का, जब इसको हम ये वाले एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना G2 ऑफ एस, ये डायरेक्ट आपके लिए आपके ऊपर लाजम नहीं होता कि डायरेक्ट लिमिट पुट करो। असल में पहले आपने एस को ज़रब देनी होती है G2 ऑफ एस से, ठीक है। यानी कि जो भी आपका नंबर होता है ना, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो देखो अगर मैं G2 ऑफ एस की वैल्यू को एस से यहाँ पे ज़रब दूँ तो ये वाला एस और ये वाला एस काट जाएगा और पीछे बस ये रह जाएगा 500 S+2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो S की जगह हमने 0 फिर पुट करना है, 0+2, देखो फिर आ जाएगा 0+5, फिर आ जाएगा मेरे पास से 0+6, ठीक है। और डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ पे जो S था शुरू में वो कट गया है इस S की वजह से। ये S जो है ना, मैंने ऐसे इसको मल्टीप्लाई दिया, देखो मल्टीप्लाई बाय S ऐसे हमने किया तो ये आपस में कट गए हैं, जिससे मेरे पास बस ये सिंपल इक्वेशन रह गया। ये मेरे पास जवाब है SG2S का, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, इतना गंद आपने पेपर में मचाने नहीं बैठ जाना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो नीचे आप देखो जहाँ जहाँ S बचा हुआ है वहाँ वहाँ 0 पुट हो जाएगा। और ऐसा ही सेम टू सेम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो आंसर सेम ही आने वाला, मुझे इतना तो कंफर्म है, क्योंकि देखो ये सेम टू सेम एक ही चीज़ हो गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.208, ठीक है। अब आप निकालोगे एक्सलरेशन कांस्टेंट। तो देखो बच्चों एक्सलरेशन कांस्टेंट के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी आपने थोड़ा लॉजिक समझना है। अब S स्क्वायर G2S है, ठीक है।
तो जरा गौर करो, पहले आप एस स्क्वायर को जी टू एस से ज़रब दोगे। अब फर्क क्या आ रहा है, बस फर्क कितना आ रहा है, पहले आपने एस से ज़रब दी थी, अब आप एस स्क्वायर से जब ज़रब दोगे तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, एक एस तो कट गया, एक एस रह गया होगा, तो एक एस ऊपर ज़रब खा जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 500s इंटू दिस टर्म। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से टर्म बन जाएगी जब एस स्क्वायर का केस होगा। तो लिहाजा जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा 500, यानी कि एस की जगह यानी कि लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 500 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू 0+5। ठीक है, जहां जहां ऐसा मैंने वहां जीरो पुट कर दिया, सॉरी लिमिट अप्लाई करके। और बटे में देखो एस कट चुका और ये वाला आगे आ जाते हैं 0+8 और 0+10 और लास्ट में 0+12। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आपके पास कितना आएगा, ये सिंपल सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर देखो 500 जीरो से ज़रब होने की वजह से पूरी टर्म को जीरो कर देगा फिर, तो के ए भी आपके पास जीरो आ गया। अब आप फिर से वही फार्मूला बच्चों लगाओगे तो आपके सामने है ई स्टेप कितना आएगा, ई स्टेप इन्फिनिटी इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये फार्मूला था 1/1 प्लस के पी की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा 1/1 प्लस इन्फिनिटी। तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी, जरा बच्चों गौर करो, इन्फिनिटी में कोई भी नंबर प्लस करो या माइनस करो इन्फिनिटी ही रहता है, तो 1/इन्फिनिटी आएगा और 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होता है। कोई भी नंबर है उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वो जीरो देती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ई रैंप हम निकालेंगे सेकंड नंबर पे, तो रैंप का भी आपके सामने फार्मूला था 1/kv, सिंपल था। तो 1/kv मीन्स के ये kv की वैल्यू आपके सामने आई हुई है हमारे पास, जो कि 5.208 है, क्योंकि वो फार्मूला आपके सामने है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास आ जाता होता है जीरो, क्या नाम था यार, इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है, मैंने गलती कर दी है यार, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ठीक तो किया मैंने अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी बच्चों एक मिस्टेक यहाँ पे मैंने की है, ये 5.208 नहीं है सिर्फ, अब इसने एक और नंबर से ज़रब होनी है, वो था 6, क्योंकि देखो ऊपर वाली इक्वेशन में 0+6 की कमी थी, तो हमने समझा ये सेम टू सेम हो गया, तो लिहाजा आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है, ये मुझसे मिस्टेक हो गया, माजरत चाहता हूँ। यहाँ पे अभी इसके साथ 6 भी ज़रब होना है, यानी कि कह लो इसके साथ अभी 6 भी आएगा, तो फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा जो क्या आता है 31 यानी कि यहाँ पे 31.25 निकलता है। और फिर जब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है केवी, क्या नाम है कि क्या निकाल रहे हैं, ई रैम्प की हमारे पास बच्चों वैल्यू निकलती है, कहाँ पे गया ई रैम्प, ये रहा 0.032। ठीक है बच्चों, ये आंसर आता है। अब लास्ट वाला मैं निकालने लगा, यानी कि ई पैराबोला। ठीक है, तो ये भी आपको पता सिंपल है कि 1/ka करेंगे तो 1/ka की क्या वैल्यू है, जीरो है, तो किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो अनडिफाइंड आता है, तो यानी इन्फिनिटी इसका आंसर है। तो ये आपके पास आ गया सेकंड के सारे आंसर। ठीक है, उसके बाद अब हम थर्ड जूस सॉल्व करेंगे, तो थर्ड जूस में जरा बच्चों देखें, ये हमारे पास अब G3 आ गया। ठीक है, तो देखें सबसे पहले नंबर पे मैं KP निकालता हूँ, KP के केस में क्या होगा, सिंपल आपके सामने यानी कि फार्मूला था लिमिट s अप्रोचेस टू 0 G3 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ ऐसा मुझे वहाँ वहाँ जीरो पुट करना, तो ज़रा गौर करें, मुझे पुट करके देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रा गौर करें, आपको वैसे ही अब समझ आ जानी चाहिए। बटे में एस का स्केयर है, जब उस एस स्केयर की जगह जीरो पुट होगा तो इस जीरो की वजह से सारी टर्म जीरो हो जाएगी नीचे वाली, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी आने वाला है, तो ये बच्चों आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप केवी निकालोगे, तो केवी के केस में आप जानते हैं क्या होता है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 G3 ऐसे ही होता है ना। अब जरा गौर करें, यहाँ पे भी आपको आंसर में इन्फिनिटी मिलने वाला, मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो अगर मैं इसको s से ज़रब देता हूँ, G3 बनाता हूँ और इधर भी s से फिर ज़रब हो जाएगा, इसका मतलब तो देखो एक s तो बच्चों कट जाएगा, लेकिन अभी भी नीचे एक s मौजूद है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे G3 करने के बाद आपको पता है ना लिमिट अप्लाई करनी है, तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे फिर भी नीचे एक s मौजूद होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो इन सब से मल्टीप्लाई होकर इन सबको जीरो करेगा, तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूमरेटर को, जब डिनोमिनेटर यानी कि बटे में जीरो है, किसी भी टर्म को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है, लिहाजा इस केस में भी आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। अब ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो इसके आगे ही मैं निकाल देता हूँ, ये काफ़ी जगह, ये तो अच्छा ही हो गया, क्योंकि आगे जब हम निकालेंगे वो दूसरे टर्म्स तो वो ज़्यादा अच्छा रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी ज़्यादा है, यानी एरर आगे मैं इजीली निकाल पाऊंगा। लिमिट s अप्रोचेस टू 0, इसका फार्मूला आप जानते हैं S² G3 होगा। तो इसके केस में बच्चों एक बेनिफिट होगा, देखें इसके केस में ये होगा, जब यहाँ पे S² करेंगे पुट और यहाँ पे भी S², तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो गया। अब बटे में s ऐसा नहीं रहा जिसकी लिमिट अप्लाई होने से यानी कि s = 0 बटे में 0 बन जाए।
अब आप यहाँ पे ना फाइंड आउट कर दो, जहाँ जहाँ ऐसा वहाँ वहाँ ज़ीरो कर दो, ठीक है। लिमिट अब समझो अप्लाई हो गई, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपका रफ अमल है इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये यहाँ पे सबकी जगह ज़ीरो पुट किया, फिर आपने चेक करना है इन सबको। देखो यहाँ पे आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 और बटे में आएगा 8 ज़रबे 10 ज़रबे 12। तो फिर आपने चेक करना आपके पास कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करने के बाद क्या नंबर आता है। वो बच्चों आपके पास नंबर आता है 875, 875 आता है, ठीक है। यानी कि ये लिमिट अप्लाई करने के बाद तो ये आपके पास आ गया 875 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इनके एरर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे मैं इसका एरर फाइंड आउट करने लगा हूँ। ई स्टेप इन्फिनिटी पे इज इक्वल टू क्या था फार्मूला, 1/1 प्लस के पी, वो ऊपर अभी भी लिखा हुआ है। तो के पी इन्फिनिटी है। देखो बच्चों ज़रा गौर करो, इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करो तो इन्फिनिटी ही रहता है। तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो आपके सामने उसी वक्त हल हो गया। उसके बाद ई रैम्प इंटू इन्फिनिटी, ये भी 0 ही आएगा। देखें किस तरह से, 1 डिवाइडेड बाय के वी इसका फार्मूला ना, तो लिहाजा के वी आपके पास डायरेक्ट इन्फिनिटी है, तो एक किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करो वो 0 ही रहता है। तो अब इसकी बात करूं तो पैराबोला की फार्मूले की बात आ जाती है। तो पैराबोला एट इन्फिनिटी एरर अब हम निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई के एक्सलेरेशन जो कि 875 है। तो एक को 875 से तकसीम करो, आपके पास क्या आता है मैं ये आपको चेक करके बताता हूँ। ये बच्चों आपके पास आता है 0.001। अगर और नंबर लिखने चाहो तो ये असल में इक्वल ये रकम बनती है 0.00114, ठीक है जी। तो ये आपके पास हर एक एरर भी निकला, उसके साथ उनके स्टैटिक एरर कांस्टेंट भी निकले। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है। आप चाहो तो इसको मैटलैब पे कर सकते हो। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।